Chalo, so this revision series, I'll cover the parts of organic chemistry. So question format में I'll be covering the concept as well and the tricks to finally solve the organic chemistry question in a simpler manner. So let's start. First, the IUPAC name. So IUPAC nomenclature में एक simple सा format दिया है which you have to follow. So you have to identify the prefixes and the suffixes and you have to add them in a proper sequence. तो किसी भी nomenclature के लिए the first thing is identify all the functional groups. So how many functional groups do you see in the question given? First one. Eight. So let's count. We have carboxylic acid, then a ketone, double bond, then OH, a triple bond, and amino. So it's 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 functional groups hai. Yes. Next thing is, as per the priority order, which functional group has the highest priority? Carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, फॉलोड बाय SO3H एंड देन ईस्टर वगैरह फंक्शनल ग्रुप्स हैं. So after that you will number it in the sequence 1 2 3 4 5 then 6 7 8 and 9. Now जो substituents पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हो रहे हैं उनका आपको प्रीफिक्स वाला नेम आइडेंटिफाई करना है. So what is the name for NH2? Amine. अमाइन नहीं है, अमाइनो. ठीक है, दिस इज सिंपली द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द इथाइल ग्रुप. OH as a prefix Hydroxy. is hydroxy and Oxo. ketone is oxo. Aldehyde होता तो it would have been named as Formad. ठीक है, तो अब सारे प्रीफिक्सेस को आप पहले लिखोगे. सो इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी हैव 3 पे अमाइनो ग्रुप, 3 पे अमाइनो, देन इथाइल आएगा 5 पे, इथाइल के बाद वी विल हैव हाइड्रोक्सी यानी 6 हाइड्रोक्सी, देन मिथाइल आएगा वापस, दैट इज 3 मिथाइल, उसके बाद ऑक्सो आएगा दैट इज 2 ऑक्सो. तो ये हो गया सब बच्चों का नाम, बराबर. उसके बाद वर्ड रूट कितने का है? 5 methyl. या सो व्हाट इज द पेरेंट चेन? वर्ड रूट क्या आएगा? 9 कार्बन नोन. उसके बाद इन द चेन देयर इज अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड. सो डबल एंड ट्रिपल के लिए वी राइट इन एंड आइन. उसके बाद अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जो suffix है that is oic acid. Now fill in the positions. You have a double bond between 3 4, so it's third carbon. Triple bond 7 8, so it's seventh carbon. And oic तो first पे ही आएगा. So this would be the complete name of the compound given. ठीक है. Next one, you have a ketone and an alkene functional group. So priority में आपका ketone का priority ज़्यादा रहेगा. Now this particular compound, if you start numbering from the above keto group, the methyl gets second position. Below से start करोगे तो इसको third मिलेगा. So correct numbering will be from the top in the clockwise direction. So एक ही substituent है पूरे structure में, that's 2 methyl. उसके बाद यहाँ पर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स भी आएगा because there is a presence of a cyclic ring. So we use a prefix cyclo. The word root will be of 6 carbon atom that is hex. अब जब एक से ज़्यादा डबल या मल्टीपल बॉन्ड्स आता है तो वी राइट हेक्सा, एंड देन 2 डबल बॉन्ड्स के लिए डाइन लिखते हैं, और 2 कीटोनिक ग्रुप भी है सो वी विल राइट डाईओन.
डाइइन, डाइओन। नाउ डाइइन का पोजीशन है 2 2, एंड 5. 2 एंड 5, 2 6 नहीं लिखना, 2 5 है, बिटवीन 5 6। और ओन्स का पोजीशन है 1, 1 एंड 4. सो दिस विल बी द IUPAC नेम। अब आते हैं अरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल में। अब इसमें जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बी SO3H, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहता है ये, एंड द अल्डिहाइड विल बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट नेम्ड एज 4. फॉर्माइल। एंड नंबरिंग ऑफ कोर्स आपसे SO3H से करोगे, और कोई भी डायरेक्शन में जाओ पोजीशन तो 3 और 5 ही मिलेगा, बट अब यहाँ पर 3 एंड 5 पोजीशन में क्लॉकवाइज में भी 3 5 मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में भी 3 5 मिल रहा है, बट दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग है। Priority CHO. नहीं, once you select the priority then you don't have to see the priority order. now next में आपका यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी H है एंड फॉर्माइल का F आता है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको नंबर भी पहले मिलेगा, मतलब लोएस्ट नंबर मिलेगा। समझा? मतलब आपका करेक्ट नंबरिंग होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। अभी कोइंसाइड हो रहा है प्रायोरिटी से ही, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट रूल। द करेक्ट रूल इज वंस यू असाइन द प्रायोरिटी देन यू डोंट हैव टू लुक एट द अदर फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटीज। दैट इज अ सिंपल रूल। तो 3 पे आ गया फॉर्माइल, अल्डिहाइड को फॉर्माइल बोलते हैं। 5 पे है हाइड्रोक्सी, पेरेंट है आपका बेंजीन, एंड द फंक्शनल ग्रुप SO3H is Sulfonic acid. sulfonic acid. So this also revises the priority order and how to number a multi-functional group compound. Now coming to the next question. If C3H6O has 6 isomers, then find the isomer for the following test. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 6 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो कौन सा आइसोमर टोलेंस टेस्ट पास करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, एंड गिव्स अ नेगेटिव रिएक्शन विद सोडियम, दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। क्वेश्चन समझा? Yes. Yes, sir. बताओ, लुकिंग एट C3H6O व्हाट स्ट्राइक्स योर माइंड? Carboxyl carbonyl compound. It is carbonyl compound because it satisfies the general formula of CnH2NO. H2NO. That is alkene O, और alkene O aldehydes और ketones को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके अलावा it can also represent unsaturated ethers, alcohol, cyclic ethers, and Unsaturated ethers, alcohol. excellent unsaturated alcohol slash unsaturated ether, then a cyclic ether and a cyclic alcohol is also possible. cyclic alcohol और cyclic ether, समझा? these are the varieties which are possible. Yes, sir. ठीक है। और एक चीज, अगर स्ट्राइक नहीं होता, मान लो कोई अनकन्वेंशनल फॉर्मूला है जो आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा है या जहां नहीं देखा हो, देन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। DU या IHD से आपको समझेगा उसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है या उसमें कितना साइक्लिक रिंग्स है, सो दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट डायरेक्टली बाय द IHD। तो बहुत बार इसके थ्रू यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन अ वेरी इजी मैनर। So I'll just write the formula of DU. It is twice the number of carbon plus 2 minus the hydrogen minus halogen plus nitrogen if any present divided by 2. सिंपल फॉर्मूला है, कार्बन डबल करके 2 ऐड करो, हाइड्रोजन माइनस करो, हैलोजन नाइट्रोजन होगा तो माइनस x प्लस n डिवाइड बाई 2. When you solve this, you get a degree of unsaturation as 1. So that one unsaturation can represent a carbonyl का double bond, ketone का double bond, unsaturated alcohol का कार्बन कार्बन का double bond, ईथर के लिए भी वैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साइक्लिक होगा मतलब उसका एक अनसैचुरेशन आ जाता है, वो अल्कोहल या ईथर रिप्रेजेंट कर सकता है।
Now let's try to write the possible structure. So an aldehyde with 3 carbon atom is simply propanol या propion aldehyde. 3 carbon वाला ketone is the simplest and the most important commercial ketone named as acetone. Then unsaturated alcohol में we have a 3 carbon chain and OH. ठीक है, अब इस 3 कार्बन चेन में the double bond could be placed over here or it can also be placed over here. ठीक है, satisfying the valency you get H2C, यहाँ पे H और यहाँ पे H. ठीक है, what type of alcohol is this? Primary. Vinyl alcohol. It's not vinyl alcohol. Primary है, correct है, but primary के अंडर कौन सा है? And If the functional group is bonded to sp3 adjacent with sp2 of the open chain, what is that categorized Allylic. as? allylic, Obviously it's an primary allyl allylic. alcohol. तो ये प्राइमरी अलाइल अल्कोहल हो गया, समझा? उसके बाद अगर 3 कार्बन चेन में मैं डबल बॉन्ड यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ये कौन सा हो गया? Directly bonded to sp2, this will become a vinylic alcohol. Vinylic. ठीक है, उसके बाद if I have a 2 carbon atom and oxygen with 1 more carbon here, then this will become an unsaturated ether with the formula H2C, यहाँ पे H. उसके बाद cyclic में भी possible है, तो I can have a 3 carbon का cyclic ring with a OH, that's a cyclopropyl alcohol. या फिर 3 कार्बन में अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ डाल दूँ तो ये बन जाता है एक फेमस साइक्लिक ईथर कॉल्ड Epoxide. इपॉक्साइड, और जो एक कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा, समझा? तो यहाँ पे 6 नहीं 7 आइसोमर्स हो जाएगा एक्चुअली. ठीक है, तो इट कैन रिप्रेजेंट एन अल्डिहाइड, कीटोन, unsaturated alcohol, unsaturated ether, cyclic alcohol, cyclic ether. That's how you can represent all the possible isomers if asked. अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन आइसोमर्स में से which passes the Tollens test? The first one. Aldehyde. Aldehyde. It is aldehyde. Aldehyde. Because aldehydes and alpha hydroxy ketone, aldehydes और कीटोन में स्पेशल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पास करता है, तो दिस विल गिव द टोलेंस टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय Acetone. एसीटोन, तो ये सेकंड आ जाएगा. ल्यूकास टेस्ट इज द टेस्ट फॉर Alcohols. अल्कोहल्स. ना अल्कोहल्स में क्या सारे टाइप के अल्कोहल्स ल्यूकास पास करते हैं? Primary. प्राइमरी, एंड प्राइमरी में भी अल्काइल, अलाइल और बेंजाइल अल्कोहल्स ही पास करते हैं. विनाइल एंड जो अराइल यानी फिनॉल्स वाले कंपाउंड्स हैं वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज विनाइल एंड अराइल व्हेन बॉन्डेड टू द OH मेक्स इट अ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड. तो इन दोनों में से अगर अल्कोहल तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर ये वाला अल्काइल अलाइल वाला कंपाउंड है, दैट इज व्हाई दिस विल गिव द ल्यूकास टेस्ट. ये ल्यूकास नहीं देगा, रिमेंबर दैट. ठीक है, और ये वाला भी अल्कोहल है अपना साइक्लिक, ये भी ल्यूकास टेस्ट देगा, विच इज अ सेकेंडरी साइक्लिक अल्कोहल. एंड देन वी हैव अ नेगेटिव रिएक्शन विद सोडियम. Ether. तो दोनों यहाँ पर जो ईथर्स है वो रिएक्शन देंगे, मतलब सोडियम के साथ नेगेटिव टेस्ट देंगे. तो 6 आइसोमर्स इसलिए लिखा था बिकॉज ये वाला आप कंसिडर नहीं करोगे, बट टोटल आइसोमेरिक कंपाउंड्स कितने हैं वो पूछा तो 7 हो जाएंगे, समझा? तो वी हैव एक्चुअली रिवाइज द टेस्ट आल्सो एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. द कॉन्सेप्ट ऑफ DU इज रिवाइज्ड, एंड कितने पॉसिबल कंपाउंड्स हो सकते हैं उसके लिए वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. आई शेयर द PPT. C4H8O2
represents various organic compounds. Now looking at this C4H8O2, क्या strike होगा? Acid. Acid. Because this corresponds to CnH2nO2, मतलब this would represent acid ester. Or ester. What would be the Du over here? 2. 2. 4 2s are 8 plus 2 Sir, 10 one, minus 8 is One, 2. 2 one. by 2 is 1. आप कैलकुलेट करो, कुछ भी फेंको मत, फॉर्मूला दिया है मैंने पीछे. So acid ester, if you see the functional group C double bond to OH, then there is a degree of unsaturation equal to 1. So this can also represent a cyclic compound. Cyclic compounds भी represent कर सकता है, या फिर हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी में एक ऑक्सीजन आ जाएगा और अल्डिहाइड या कीटोन में दूसरा ऑक्सीजन, तो O2 बन जाएगा. समझा? और 2 OH के लिए ये साइक्लिक डायोल या साइक्लिक ईथर भी रिप्रेजेंट कर सकता है. मतलब ये सारे पॉसिबिलिटीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मतलब दिस इज द वे यू कैन थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल कंपाउंड्स. अब विथ रिगार्ड्स टू क्वेश्चन, आपको कैसे स्ट्राइक होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड करेक्ट है, वो देखते हैं. तो दिस कंपाउंड कैन रिप्रेजेंट वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फाइंड द सुटेबल फंक्शनल ग्रुप गिविंग द फॉलोइंग टेस्ट. So first one, liberate CO2 with NaHCO3. Acid. Because carboxylic acids have a tendency to react with a bicarbonate and evolve carbon dioxide gas. मतलब ये functional group COH के लिए होगा. Gives a fruity smell. Ester. It's an ester. Ester. Toulons and Lucas test दोनों देता है. Hydroxyaldehyde. हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, बिकॉज ल्यूकास टेस्ट हाइड्रोक्सी के लिए पॉसिबल है और टोलेंस अल्डिहाइड के लिए, तो हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. फिर आयोडोफॉर्म एंड नेगेटिव टेस्ट विद सोडियम. व्हाट इज द कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म? CH3. CH3 group. CH3 ग्रुप बस. नहीं, एंड ऑफ कोर्स कार्बोनाइल ग्रुप तो होना चाहिए. अब पूरा बोलो ना. Carbonyl मीथाइल group. क्या बोलते हैं? मीथाइल कीटो Methyl ग्रुप. keto group. हाँ. ठीक तो है. तो हाइड्रोक्सी आयोडोफॉर्म कीटोन. टेस्ट के लिए देयर शुड बी अ मीथाइल कीटो ग्रुप एंड नेगेटिव टेस्ट विद सोडियम, मतलब एस्टर. ईथर. Ether. सॉरी ईथर. हाँ सॉरी. या सॉरी. ठीक है. तो मान लो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने बोला तो हमारे पास टोटल 4 कार्बन है. उसमें से ऑब्वियसली एक ईथर वाला अल्कोक्सी ग्रुप होगा और इसमें मीथाइल कीटो ग्रुप चाहिए. मतलब आई कैन हैव CH3 C double bond at the start and here we are with the structure with the degree of unsaturation equal to 1. मतलब मान लो आपको ऑप्शंस में फाइंड आउट करने बोला तो आपने ये मीथाइल कीटो ग्रुप स्पॉट करना था एंड एक ईथर वाला ग्रुप स्पॉट करना था. समझा? Yes, sir. इसके आइसोमर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप उस टेस्ट के लिए रिलेट करना था, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. नेक्स्ट, फाइंड आइसोमर्स ऑफ C4H6. Any well-known molecular formula with regards to this? Alkyne. It is Alkyne. H2n minus 2. That is alkyne. तो इसका DU कितना होना चाहिए वैसे? 1. अनसेचुरेशन का मतलब कितने पाई बॉन्ड्स Two, हैं या two, कितना two. साइक्लिक 2 pi रिंग. bonds. अनसेचुरेशन समझता है तुम लोग को? Yes. One unsaturation meaning a pi bond or a cyclic ring.
two unsaturation meaning 2 pi bonds or one cyclic plus one One pi, cyclic, one pi. or it can be two cyclic rings also, और इट कैन बी टू साइक्लिक रिंग ऑल्सो, जिसमें बाईसाइक्लो और स्पाइरो का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला से ढूंढोगे तो 4 2 8 प्लस 2 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 2 ओरली कर सकते हो, du 2 आता है। तो 2 du में क्या क्या सोच सकते हो? फर्स्ट, इट कैन रिप्रेजेंट एन अल्काइन विथ अ ट्रिपल बॉन्ड। What else can you think with 2 du? Dialkene. double. A cyclic ring with a double bond, that's a cycloalkene, और Dialkene. डाइअल्कीन जिसको डाइन्स बोलते हैं, और Bicycle. ना 4 कार्बन में कोई बाईसाइक्लो पॉसिबल होता है क्या? नहीं। No. अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ और ये बना दूँ, इज इट अ बाईसाइक्लो कंपाउंड? Yes. है, एंड दिस इज C4H6। बट स्पाइरो कंपाउंड बनाने के लिए 3 मेंबर्ड रिंग्स तो मिनिमम होनी चाहिए जिसमें एक कार्बन कॉमन होता है, राइट? तो मिनिमम कितना कार्बन लगेगा स्पाइरो के लिए? 6. 5. कैसा? एक कार्बन कॉमन होता है, तो स्पाइरो मिनिमम 5 कार्बन से बनता है। तो स्पाइरो 4 कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बाईसाइक्लो पॉसिबल है, लेकिन इस केस में मैंने बाईसाइक्लो कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अल्काइन, साइक्लोअल्कीन एंड डाइन्स, एंड हियर आर द आइसोमर्स। तो C4H6 with Du equal to 2 can represent a diene. Now diene में if there is double bond at the alternate position, then it is called conjugated diene. क्या बोलते हैं? Conjugated. diene. So यहाँ पर because of conjugation it will also have an extra Resonance. stability, resonance stability. उसके बाद 2 डबल बॉन्ड्स एक ही कार्बन पे हो सकते हैं। Now when dienes have 2 double bonds at the common carbon, they are called cumulines, also given a name allenes. So dienes with double bonds at alternate position is called conjugated diene. Double bonds at the same common carbon is called cumulines or allenes. और अगर डबल बॉन्ड ईस्ट और वेस्ट में है, मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड डाइन। तो ऑब्वियसली अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो कॉन्जुगेटेड वुड बी मोर स्टेबल देन क्यूम्यूलिन, वुड बी मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड। दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच कैन बी कवर्ड फ्रॉम दिस। फाइन। उसके बाद अल्काइन में 4 कार्बन के लिए वी कैन हैव ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। नाउ 1 आइन वाले अल्काइंस आर वेरी स्पेशल बिकॉज दे हैव एन एसिडिक एच। ये वाला एच कैसा होता है? Acidic. And because of this acidic H, it gives a positive test with ammoniacal cuprous chloride और ammoniacal silver nitrate। और जो ammoniacal silver nitrate है वही तो अपना क्या? टोलेंस होता है। मतलब टोलेंस टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन्स के अलावा, अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के अलावा एसिडिक या टर्मिनल अल्काइंस भी पास करता है। और भी एड-ऑन्स है टोलेंस टेस्ट के, लेकिन ये 3 चीज तो ध्यान रखना है, अल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड एसिडिक अल्काइन या 1 आइन वाले सारे अल्काइन टोलेंस पास करते हैं, या फिर वो क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट भी पास करता है। समझा? Yes. Then 2-ine is the non-terminal alkyne which will not be having the acidic H, तो ये अपना होगा non-acidic। उसके बाद I can have a cyclobute-1-ene, cyclopropene with a methyl substituted, and this methyl can either be at the single bonded carbon or the double bonded carbon,
So there can be two possibilities. Fine. So with du equal to 2, what things you can think, वो यहाँ से समझ में आना चाहिए. It can have two double bonds or one triple bond, one cyclic ring, one double bond, or we can have two cyclic rings fused together. 4 carbon में we can have a possibility of bicyclo compound, and spiro के लिए minimum 5 कार्बन की जरूरत होती है. And overall, So the bicyclo alkanes है, compound, हम्म, so there will Okay. be eight in total isomers, right? yes, if we consider the bicyclo also. Yes, sir. Next, now coming to the tautomerism wala part with a question. Which of the following shows keto-enol tautomerism? Also, arrange the applicable compounds जो keto-enol tautomerism show करता है in the decreasing order of enol content. तो सबसे पहले यहाँ पर keto-enol tautomerism का condition. A ketonic compound or a carbonyl group with an adjacent carbon having H Alpha. will always show the keto-enol tautomerism, and this particular H is nothing but the alpha hydrogen, and this alpha hydrogen has a special property of being Acidic. Acidic. so keto-enol tautomerism is given by carbonyl compounds having an acidic alpha hydrogen. That's it. या इसको सिंपल वे में मैंने बताया था, A डबल बॉन्ड B ऑल्टरनेट C पे H, और अगर वो H एसिडिक है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा. इसको हमने बोल दिया था एक जनरल कंडीशन. ठीक है. तो कीटोइनॉल के अलावा नाइट्रो कंपाउंड्स में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है. H3CNO2, जिसको हमने आइसोमर्स को नाम दिया था नाइट्रोफॉर्म, एंड उसके आइसोमर को आइसोनाइट्रोफॉर्म. नाइट्रोफॉर्म एंड आइसोनाइट्रोफॉर्म. फाइन. तो पहले तो कौन कौन से कंपाउंड्स कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं वो देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, एसीटोन. Yeah. Yes. यस, इट हैज द अल्फा H, ये Yeah. शो करेगा. H. फॉर्मल्डिहाइड. No. फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा बिकॉज अल्फा कार्बन ही नहीं है. इनफैक्ट ये कंडीशन एक और जगह हमने यूज किया था विद अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा H. aldol condensation. Aldol condensation. अल्डोल कंडेंसेशन. और वहां पर मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, अल्डोल Two इज नॉट hydrogen. गिवन बाय, अल्डोल इज नॉट गिवन बाय Formaldehyde. Formaldehyde. डिहाइड. बोलते जाओ और Aldehyde, third butyl ketone and थर्ड diphenyl ब्यूटाइल ketone. कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, Yeah. बेंजल्डिहाइड, टर्टवेलरल्डिहाइड. 5 कंपाउंड्स याद रखने हैं. अल्डोल इज नॉट गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, diphenyl ketone, di-tert butyl ketone, and tert butyl with the aldehyde called tert-valeraldehyde. ये सब स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि जो टॉटोमेरिज्म का कंडीशन है वो अल्डोल का कंडीशन भी है, बट अल्डोल में 2 अल्फा H मिनिमम होना जरूरी है. ठीक है, चलो आगे. एसिटल्डिहाइड. Yes. Yeah. दिस वन. Yes. Yeah. Now there is some special thing about this particular compound. Stable. What stable? The enol This is form a is more. हाँ, enol form is more stable. ये है बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, और बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स का कीटो कंटेंट बहुत कम होता है, इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विद मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स. क्योंकि मोनोकार्बोनाइल में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म. इसका रीजन भी था कि द कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का एनर्जी
is higher than carbon-carbon double bond, and that is why the keto form is more stable than the enol when it comes to monocarbonyl compounds. तो सारे बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो भी करते हैं और इनॉल कंटेंट उनका ज्यादा होता है, बेंजाल्डिहाइड नहीं. दिस वन Yes. कंपाउंड है, Yes. एंड ये वाला कंपाउंड जब अपना H माइग्रेट करेगा ना, इट विल गिव Phenol. a double bond at this position with the OH. Phenol. It converts into phenol, and this particular compound is highly stable by resonance. That's the reason the enol content of this particular compound is maximum. It is 100%. मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इस कंपाउंड का है. ये कंपाउंड देखते ही आपका आंसर हो जाना चाहिए कि इनॉल कंटेंट है, तो ये कंपाउंड तो पहले आना ही चाहिए इफ ऑब्वियसली इट इज अवेलेबल इन द ऑप्शंस. ठीक है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं बताएगा. विल दिस शो? दिस वोंट शो बिकॉज ए डबल बॉन्ड बी के एडजेसेंट में जो अल्फा कार्बन है ना, वो सिंगल बॉन्डेड नहीं है, डबल बॉन्डेड है. और डबल बॉन्डेड वाला कार्बन जो है दैट वोंट शो द टॉटोमेरिज्म. ये अपना स्पेशल बीटा डाइकार्बोनाइल है वापस, तो ये तो बताएगा, ये भी बीटा डाइकार्बोनाइल है बताएगा. मतलब फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड जो डायोन वाला ये वाला कंपाउंड है दैट वोंट शो. सो अब इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन. F is max. F is max अनडाउटेडली. उसके बाद अपने डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स देखने हैं. अब डाइकार्बोनाइल देखोगे तो देयर इज D, देयर इज I एंड देयर इज J. तीनों डाइकार्बोनाइल है. अब इसमें हमारा मेन फंडा क्या है? सुनो सुनो, मेन फंडा क्या है? द बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स इज स्पेशल फॉर हायर इनॉल कंटेंट बिकॉज ये वाला जो कार्बन है फ्यूज्ड बिटवीन द डाई कीटोन इज हाईली एसिडिक. इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं. ये कैसा है? हाईली एसिडिक. तो जितना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ये H का माइग्रेशन इजी होगा, उतना द टॉटोमेरिज्म वुड बी फास्टर, मीनिंग द इनॉल कंटेंट वुड बी मोर. सो इनॉल कंटेंट हाईएस्ट होगा अपना F का. उसके बाद व्हेन यू टॉक अबाउट बीटा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, द कॉन्सेप्ट इज व्हेन इट अंडरगोज द इनॉल फॉर्मेशन, this oxygen with a delta negative and this hydrogen over here with a delta positive have a tendency to form Oxygen intermolecular H bonding, and this pi is in conjugation with this particular pi bond, so there is also resonance. Yani beta dicarbonyl compounds ka enol form is higher because of two reasons. One is intra matlab within the molecule, intramolecular H bonding, and second reason is the stabilization by resonance. Now having remembered this, beta dicarbonyl groups में भी जो कार्बोनाइल के बाजू वाले ग्रुप्स होते हैं, they should be EWGs. They should be EWGs because जितना EWG stronger रहेगा उतना एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ेगा. तो if you compare the groups on the beta dicarbonyl compounds, the phenyl groups have the withdrawing capability. That is why the J compound would be at the second position, followed by, now when you have two methyl and one methyl with one ethoxy, ethoxy जो है वो अपना EDG substituent हो जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर जो है इसके कॉन्जुगेशन में आकर ये डोनेटिंग कैपेबिलिटी बताएगा. एंड वी आल्सो नो दैट आपत के हिसाब से दे ऑल हैव अ पॉजिटिव रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, राइट?
यानी D और I में D is more having more enol content followed by I. उसके बाद when you have ketone versus aldehyde, ketone have a higher enol content than the aldehyde among the monocarbonyl compounds. So this is how you identify the order for the enol. Fine. For more enol content, the groups attached to the dicarbonyl groups, यहाँ पर let's say मेरा R है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जितने ज्यादा विड्रॉइंग रहेंगे उतना इसका एसिडिटी बढ़ेगा. तो I के केस में दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑन द राइट साइड हैज अ डोनेटिंग कैपेबिलिटी. तो यहाँ पर इसका डोनेटिंग कैपेबिलिटी दोनों मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो ये जितना डोनेट करेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, जितना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा उतना H का माइग्रेशन मुश्किल हो जाएगा, इनॉल कंटेंट कम हो जाएगा. Yes, sir. Got it. Next, compare dipole moments of the following compounds. Now, first of all, look at the compounds given. Tell me what is the relation between them. Cis and trans. Cis and They are trans. geometrical isomers of each other, and it is nothing but the cis alkene given first and the trans on the second side, and it's a famous butene wala structure. Now, dipole moment कैसे compare करते हैं? The withdrawing and donating effects. Difference in Difference in electronegativity and withdrawing effects. Difference in electronegativity and the withdrawing effect. What is other way to find the dipole moment? It's a The vector angle. quantity. Vector addition. Vectors को draw करो and just look at the vectors. Are they getting added up or they are getting cancelled? Add होगा तो dipole moment बढ़ेगा, cancel होगा तो dipole moment घटेगा. As simple as that. So now, with respect to the methyl group, what effect does it show? EDG. EDG. तो यहाँ पर ये donating आएगा, यहाँ पर भी ये donating आएगा. H का as such कोई inductive effect नहीं होता है, तो इन दोनों के केस में the dipole would be added up and the mu will be higher. और वही चीज जब हम ट्रांस में कंपेयर करेंगे तो I have a CH3 C double bond C, यहाँ पे CH3 H and H. So इस केस में the dipole is equal and opposite, so they will cancel each other and the mu will be equal to 0. Hello. Yes, sir. Now. So if we compare the dipole moments, cis का dipole moment trans से ज्यादा होता है in the normal alkenes. Normal alkenes मतलब ये जो groups है ये identical होने चाहिए. उस केस में हमेशा cis trans से ज्यादा dipole moment शो करेगा. लेकिन अगर ये alkenes कुछ ऐसा है जिसमें one of the group is different from the other, so now let's draw the structure and identify what would happen over here. So I have CH3 C double bond C with a Cl and यहाँ पे 2 H है, और trans case में I have a CH3 C double bond C with a chloro over here and the H. ठीक है, अब इसके dipoles draw करते हैं. So for the methyl I will direct towards the double bond donating, but for the chlorine the dipole would be away. और इस केस में टूवर्ड्स होगा मिथाइल से डबल बॉन्ड की तरफ और क्लोरीन का अवे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? Trans is higher. क्योंकि दिस टू डाइपोल्स आर गेटिंग एडेड अप विद एन एंगल ऑफ 0, दैट इज व्हाई इसका डाइपोल मोमेंट काफी हाई हो जाएगा. मतलब अल्कीन्स में ग्रुप्स कैसा दिया हुआ है वो डाइपोल्स ड्रॉ करके डाइपोल का वेक्टर्स कैसा डायरेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे द कंपैरिजन कैन बी डन. समझा? Now, Yes, dipole sir. moment is an important property because जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है that compound becomes more polar. Polar.
तो उसके डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है, और पोलर कंपाउंड होने की वजह से वो वाटर में सल्यूबल भी हो जाएगा, तो उसकी सल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पोलैरिटी का, बॉइलिंग पॉइंट का, सल्यूबिलिटी का पूछते हैं, आप सीधा डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करके you can answer any of the questions which could be given. So this is not one question which I have solved. I have solved multiple questions with regards to geometric isomers cis and trans having dipole moment किसका ज्यादा, फिर उससे polarity, boiling point, solubility का relation. Understood? Next, compare stabilities of the following geometric isomers. Now, if I just generally ask you what is the relation between the stability of cis versus trans, which is more stable? Trans. Trans is more Trans. stable. Is more stable because trans के arrangement में the groups are on the opposite side. That is why the steric repulsions are lesser, Repulsion is less. and that is why it is more stable. ठीक है, तो this stability का order is possible in all the compounds, but there is an exception when it comes to cycloalkanes. अब सुनो ध्यान से, ब्यूटेन तो अपना नॉर्मल अल्कीन है, तो उसमें the trans will be stable than the cis. Now, when we talk about cycloalkanes, if I consider a disubstituted cycloalkane, disubstituted, then the substituents could be present at 1 and 2 position, 1 and 3 position, 1 and 4 position. मतलब there can 3 possible arrangements for a disubstituted cyclohexane. ये इसके isomers भी हो गए, right? मतलब अगर मुझे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगाने हैं साइक्लोहेक्सेन पे, तो मैं 1-2 पे लगा सकता हूँ, 1-3 पे लगा सकता हूँ, या 1-4 पे लगा सकता हूँ. इसके 3 कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन जाते हैं. साइक्लोहेक्सेन के डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में वी कैन हैव 1-2, 1-3 एंड 1-4 अरेंजमेंट. ठीक है, सो दीज बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल और द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं. ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल इज वन एंड द सेम. नाउ 1-2 में भी द ट्रांस विल बी more stable than the cis, but जो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है 1,3, उसमें cis का स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा है. A fact which you can remember. I'll just discuss the reason also over here, but पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि जब 1,3 वाला आइसोमर आएगा तो उस केस में the cis becomes more stable than the trans. ठीक है, सुनो अभी. Now we know that cyclohexane exists in various conformations. The arrangement of the carbon atoms in 3-dimensional region is called conformation. तो उसमें जो chair conformation है of the cyclohexane is most stable, right? Am I audible? हेलो. Yes, sir. You're audible, Yes, sir. sir. हाँ, तो रिप्लाई करते रहो बिकॉज बार बार नेटवर्क का इश्यू हो रहा है. आई माइट नॉट नो वेदर इट इज ऑडिबल और नॉट. हाँ हाँ सर. सो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. अब इन दिस चेयर कॉन्फॉर्मेशन इफ अ ग्रुप इज लाइंग अबव द प्लेन देन इट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन. क्या बोलते हैं? Axial position. पोजीशन. और अगर कोई ग्रुप एक सेम प्लेन में है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन. So if you look at the first arrangement, this methyl which is lying below the plane is axial, and ये methyl जो इस तरह से एरो किया हुआ है, लाइन किया हुआ है, ये अपना इक्वेटोरियल पोजीशन होता है. समझा? वैसे एक ऊपर और एक साइड में एक्सियल इक्वेटोरियल का अरेंजमेंट वो होता है अपना सिस आइसोमर. ठीक है,
अब ट्रांस के केस में या तो दोनों इक्वेटोरियल पे हो सकता है या दोनों एक्शियल पे हो सकता है, इक्वेटोरियल या एक्शियल. Now, in this arrangement, a fact very important, when both the substituents are in the equatorial position, it will impart more stability to the cyclic ring. Because equatorial position में जो steric repulsions होता है, that is minimized. When they are in the axial positions, then because of the repulsion, the stability is lower. तो आप देख सकते हो कि cis के arrangement में when it is 1-2, there is one axial and one equatorial, but trans में जो equatorial का arrangement है वो सबसे ज्यादा stable होगा, इसीलिए 1-2 में trans ज्यादा stable होता है. अब 1-3 के arrangement में देखो, 1-3 के arrangement में जो cis है ना, that will have the two alkyl groups both in the axial position और both in the equatorial position. क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मेशन में जब आप अरेंज करते हो तो ऊपर नीचे का अरेंजमेंट होता है, मतलब अगर फर्स्ट कार्बन पे कोई ग्रुप ऊपर है तो सेकंड पे नीचे, थर्ड पे वापस ऊपर आ जाएगा, समझा? इसीलिए 1-3 में क्या होता है ना, जो दो ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम साइड पे आ जाते हैं. तो उस केस में इफ आई टॉक अबाउट दिस अरेंजमेंट, द टू ग्रुप्स आर एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दैट विल इंपार्ट मोर स्टेबिलिटी. Hence, for 1-3, cis is more stable than the trans. ये तो रीजन समझाने के लिए मैंने बताया, बट एज अ कंक्लूजन आप ये याद रखोगे कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में अगर 1-2 और 1-3 के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की बात आती है तो इस केस में अपना नॉर्मल स्टेबिलिटी रूल फॉलो होता है 1-2 में, लेकिन 1-3 हैज अ एक्सेप्शन. So you can just remember 1-3 में exception है. Clear? Yes, sir. Now coming to the next section, we have a reaction to complete. There is but2-ine, which is which is a non-terminal alkyne, and the reaction with H2 palladium barium sulfate and sodium in liquid ammonia is to be completed. कुछ स्ट्राइक हुआ? One is reduction. Both are reduction reactions, Lindlar. and in fact both are hydrogenation reactions. So in both the reactions, but2-ine is going to get converted into but2-ene. Partial reduction which is going to happen over here. But is there a difference in the product? No, sir. Huh? Yes, sir. There is indeed a difference. Lindlar and Birch reduction. Yes. The first one TLC. is via Lindlar's catalyst, in which the hydrogen is going to add from the same side. And this particular hydrogenation is going to be a syn addition. Syn addition means the two hydrogen will add from the same side. When you have sodium or lithium in liquid ammonia or lithium aluminium hydride, Birch reduction. hydrogenation is going to be an anti-addition, meaning the two hydrogen are going to add from the opposite side. So ये particular reduction को नाम दिया जाता है Birch reduction. अब जब सिन एडिशन होगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आ जाएंगे, और दोनों हाइड्रोजन जब सेम साइड पे आ जाएंगे तो अपना but2-ene जो है वो बनेगा सिस but2-ene, यानी लिंडलास देगा सिस वाला अल्कीन. और जब हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड से ऐड करेगा तो जो but2-ene मिलेगा उसमें द हाइड्रोजन वुड बी लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स, and that would give you a trans alkene. So this particular reaction was summed up by a trick to be remembered as BTLC. Birch reduction gives trans, Lindlar's reduction gives cis. Clear? So with this Yes, sir. example, Yes, I have also discussed about syn and anti-addition.
Syn meaning the addition of the substituents happen from the same side, anti meaning from the opposite side. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रहेगा तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं. नाउ लुक एट द टाइप ऑफ द कंपाउंड्स. पहला क्या है? जस्ट मुझे एक फैमिली का नाम बताओ. It's a normal alkene. Second one is a Diene. and there is some special name given to the diene. Cumulins है Cumulin. या अलीन है, ये क्यूम्यूलिन्स या अलीन्स. नेक्स्ट है ट्राइन, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड्स सेम कॉमन कार्बन पे है, तो इवन दिस इज अ क्यूम्यूलिन बट विथ 3 डबल बॉन्ड. डी वाला क्या है? डाइफिनाइल बोलते हैं या बाइफिनाइल बोलते हैं इसको. जो फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इट इज अ बाइफिनाइल कंपाउंड. फिटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट है. सो दिस इज ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल and this particular compound is ortho and a para disubstituted compound. ये डाई ऑर्थो है और ये ऑर्थो और पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल कंपाउंड है. और लास्ट वाला भी क्यूम्यूलिन है. अब जो क्यूम्यूलिन्स होते हैं उसमें इफ यू हैव द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एज इवन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर, पार्डन, दिस इज नॉट मेटा. विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन ये ऑपोजिट है, ये पैरा है और ये ऑर्थो. ना जो क्यूम्यूलिन्स होते हैं उसमें इफ यू हैव द इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, देन द सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द टर्मिनल कार्बन, sigma bonds of the terminal carbons are not in the same plane. ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार हो जाता है और नॉन प्लेनार होने की वजह से there is a possibility to show optical isomerism. लेकिन जब क्यूमुलेंस में ऑड नंबर के डबल बॉन्ड्स होते हैं तो जो सिग्मा बॉन्ड्स है टर्मिनल कार्बन के, दे लाई इन द सेम प्लेन और मॉलिक्यूल प्लेनार बन जाता है. इसीलिए एक रूल है जो सिंपल है, इफ यू हैव क्यूमुलिन्स then look at the number of double bonds. If the number of double bonds are odd, then it will show GI, geometric isomerism. Whereas if you have the cumulins with even number of double bonds, then it will show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. दूसरा, बाइफिनाइल के केस में ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल कंपाउंड जो होते हैं दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो कंडीशन मैंने बता दिया है. रीजन भी सिंपल है. इवन में जो कार्बन एटम्स है टर्मिनल वाले वो नॉन प्लेनार हो जाते हैं और ऑड के केस में वो प्लेनार हो जाते हैं. तो जो प्लेनार मॉलिक्यूल है वो GI बताएगा और नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल OI बताएगा. एंड GI के केस में एक और कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से अलग होने चाहिए. Each doubly bonded carbon should be attached to different atoms or groups. So now with all these conditions, tell me which of the following shows optical isomerism. First one. No. No. Second. Yes. 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 Third. No. 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 Fourth. No. Ortho.
Dye substituted biphenyl compound shows optical isomerism. ठीक है, तो ये बताएगा. उसके बाद फिफ्थ वाला कंपाउंड जो है वो नहीं बताएगा. और सिक्स्थ वाले कंपाउंड में यू हैव अ मिथाइल डिफरेंट फ्रॉम इथाइल, यू हैव अ इथाइल डिफरेंट फ्रॉम मिथाइल. कहां तक सुनाई दिया? Sir, ortho substituted. ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड विल शो द OI ना, ये कंडीशन के साथ. No, it. Sir, हाँ, yes, sir, yes. ऑर्थो का मतलब क्या, इस पोजीशन से अगर दोनों पे सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना तो इट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, बट ये वाला जो है नहीं बताएगा. और लास्ट वाला ऑड है विथ द टू ग्रुप्स डिफरेंट, वोंट शो OI बट दिस कैन शो GI, ये GI बता सकता है. समझा? So by show. Oh yeah, because of odd. जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द क्यूमुलिन. अगर ऑड है Yes. तो GI, even है तो OI. The simple rule is odd shows GI and even shows OI. For GI there is a planarity in the molecule, and for the OI there is no planarity in the molecule. That is what is the reason related with this. और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से इसका जो फ्री रोटेशन है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. इसीलिए इसके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, एंड उस रीजन की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता सकता है. Next is a very important part. Now, listen now. इस पार्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस मेनी थिंग्स इन डिटेल एंड देन एक सिंपल सा समरी भी बताने वाला हूँ. इसमें आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटर कन्वर्जन्स फ्रॉम द wedge dash to the Sawhorse to the Newman to the Fisher, and also I'll be discussing about the RS configuration and the relation between them, that is of mesomers or the enantiomers or diastereomers. ठीक है, just pay attention. The question here is number of stereoisomers obtained by bromination of a cis butene and trans butene. So the first thing that should be understood is bromination. The addition of bromine is an anti-addition, meaning the two bromine atoms are going to be added from the opposite side. Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन फॉलो करता है. तो अब यहाँ पर ये सिस अल्कीन में द मिथाइल ग्रुप शुड बी ऑन द सेम साइड. तो अगर मैं यहाँ पे H रखूं तो यहाँ पर भी H होना चाहिए, यहाँ पे मिथाइल तो इस तरफ भी मिथाइल होना चाहिए, तब जाके ये सिस बनेगा. एंड दिस इज द डबल बॉन्ड, राइट? Now I add the bromine from the opposite side, one from the top and one from the bottom. So when the bromine gets added across the double bond, it converts into a single bond. That's an addition reaction, conversion from unsaturated to saturated. ठीक है, अब जैसे ये Br ऊपर से ऐड होगा, this two groups will slightly deviate downwards. तो ये मेरा H यहाँ पर, मिथाइल यहाँ पर, और ब्रोमीन लग जाएगा ऊपर. और जब Br नीचे से ऐड होगा तो with the addition of bromine, these two groups will be tilted on the upside, मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे Me. This particular arrangement is called wedge dash projection. क्या बोलते हैं? Wedge dash projection. And the moment the Br gets added across the double bond,
what happens to this particular carbon? It becomes optically active. It becomes optically active. ठीक है. अब इसमें the what is the relation between the product which is formed, वो समझने के लिए we can convert into the various projections. The best of them is the Fisher projection. तो वेज डैश से आप फिशर तक कैसे पहुंच सकते हो उसका इंटर कन्वर्जन बता रहा हूं. तो इस तरह के अरेंजमेंट से यू कैन डायरेक्टली राइट द सॉहर्स, जहां पर द टू ग्रुप्स विथ द ग्रुप ऑन द अपसाइड विल बी विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ y, इन्वर्टेड y, और जो दूसरी तरफ है आप देख सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सीधा y. ग्रुप्स एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे लिखना है, Br विथ HMe, यहाँ पे HMe विथ अ Br. ठीक है. अब सोहर्स या न्यूमैन से फिशर तक कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव द एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन. ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एक उल्टा y है एक सीधा y है उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन. ठीक है. सो टू कन्वर्ट द स्टैगर्ड इनटू एक्लिप्स्ड आई नीड टू रोटेट बाय 180 degrees. 180 डिग्री. सो इस पर्टिकुलर सीधे y को मैं रोटेट कर देता हूं 180 डिग्री से. ठीक है. तो ये वाला अरेंजमेंट मेरा ऐसा रहेगा. उसके बाद ये वाला भी उल्टा y हो जाएगा. ग्रुप्स जैसा है वैसा ही लिखना है ऑन द फ्रंट साइड BrHMe. अब जब मैंने इसको 180 से घुमाया तो ये H का इमेज इधर आ जाएगा यानी यहाँ पर, और Me का इमेज डायगोनली ऑपोजिट यहाँ चला जाएगा और Br नीचे था वो ऊपर आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. So this is your sawhorse in the eclipsed conformation. अब this sawhorse I can convert to Newman's projection. So eclipsed में Newman's projection दिखता कैसा है? A circle representing the carbon with the three groups in the form of a Y. तो यहाँ पर अगर उल्टा y है तो यहाँ पर भी उल्टा y लगा दो, और उसके बाद eclipsed है तो इमेज उसके पीछे ही रहेगा like this. ठीक है. अब just follow this particular arrangement. See this. I have the bromine at the first position. Then second पे I have a H with Me. Third पे I have Me with H. And fourth पे वापस मेरा Br है. ठीक है. तो यहाँ पर भी on the first carbon, on the first position rather, I would have a Br. Second is this, which will have H with Me. Third is the outer carbon, outer circle, again with Me and H. And fourth is coinciding with the first one, that is this Br. ये होता है आपका न्यूमैन्स. क्लियर? Yes, sir. अब फाइनली न्यूमैन से फिशर बनाने के लिए दो कायरल कार्बन है तो आपका एक अरेंजमेंट प्लस के फॉर्म में ऐसा होगा. ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. अब इट्स जस्ट सिंपली द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पे क्या है? Br. Br. सेकंड पे यू हैव H ऑन द Left. तो यहाँ पर भी H विल बी ऑन द Left. जैसा एक्लिप्स्ड है वैसे ही आपको फिशर बनाना होता है. अगर आपका एक्लिप्स्ड इस तरह से है तो फिशर डायरेक्टली बनाने का तरीका है, सेकंड पे HMe है तो HMe लगा दो, थर्ड पे MEH है तो MEH लगा दो, और फोर्थ पे Br है Br लगा दो. खत्म. समझा? Yes, sir. ठीक है. अब जो सिस का अरेंजमेंट है उसमें आई कैन हैव द H ऑन दिस साइड एंड Me ऑन दिस साइड. तो अगर मैं इस H और Me को स्विच कर दूं तो मुझे एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है कि नहीं? With Br Yes, sir. and Br as it is, but now Me and H here and H and Me here. बराबर. मतलब bromination of cis butene can give these two possible products.
अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के क्या लगते हैं? Mirror images. मिरर इमेजेस. And are they superimposable mirror images या non-superimposable mirror images? No, non-superimposable. So with non-superimposable mirror images, what is the relation between them? Enantiomers. They are enantiomers. मतलब कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन गए when cis is brominated? 2. 2. So the answer to this question, bromination of cis butene gives 2 stereoisomers. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Now listen to the next part. अगर मुझे इस फिशर प्रोजेक्शन में RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है तो इस कायरल कार्बन में प्रायोरिटीज दूंगा. तो मैंने एक शॉर्टकट क्या बताया था, ब्रोमीन का प्रायोरिटी हाईएस्ट है एज पर एटॉमिक नंबर. Yes, sir. उसके बाद इस कार्बन पे ब्रोमीन, मिथाइल और H है, तो दिस विल हैव द प्रायोरिटी हायर. देन मिथाइल का थर्ड होगा और H का सबसे लास्ट होगा. बराबर? Yes, sir. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेकेंड कायरल कार्बन, Br, उसके बाद ये कार्बन और मिथाइल घूम रहा है कैसे? Anti-clockwise. लेकिन अगर H जो लोवेस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होगा तो गोल्डन रूल क्या बोलता है? उल्टा. उल्टा. तो हम क्या बोलेंगे, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज लेकिन होगा Clockwise. R. सिमिलरली इस कायरल कार्बन में दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, तो ये भी घूम रहा है कैसे? Anti-clockwise. लेकिन होगा R. R. ठीक है. अब सिर्फ एक ही बार आपको RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है. अगर मैंने बोला कि ये मेरा मिरर इमेज है, तो if the first one is having RR, then the second would definitely have SS. SS. So no need to again identify the RS configuration. Clear? Yes, sir. So the relation between RR and SS is they are enantiomers of each other. So look at this beautiful question. मैंने इसमें कितने concepts discuss किए हैं. Cis alkene में जब bromination करते हैं तो it is an anti-addition. Concept number 1. When the bromination is done, there is a conversion from double to single bond and we come to a projection called wedge and dash. Then it was converted to a Sohus projection which we got as staggered. But to convert to Fisher, it has to be eclipsed. तो सोहर्स एंड न्यूमैन दोनों का एक्लिप्स हमने देख लिया और उसके बाद न्यूमैन से फिशर को बनाना डायरेक्टली बहुत इजी हो जाता है, या फिर सोहर्स से बनाना भी आसान है. ये फर्स्ट है, ये सेकंड पे HME है, ये थर्ड पे MEH है और ये Br फोर्थ पे है, तो ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. बट एक्लिप्स्ड होना चाहिए, ये याद रखना जरूरी है. To convert to the Fisher, the Sohers or Newman has to be in eclipsed conformation only. Clear? Yes, sir. Acha, if I get this enantiomers in the equimolar proportions, then what I have got? Racemic mixture. Racemic So mixture. it can also be asked that bromination of cis-butane gives a racemic mixture which is indicated by plus and minus DL. Plus and minus या DL, either ways. अब ट्रांस में क्या होगा? दिस इज द ट्रांस का एडिशन. ये ट्रांस है क्योंकि द मिथाइल्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड एंड वी आर आल्सो एडिंग द ब्रोमीन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड एज इट्स एन एंटी एडिशन. फिर आपका वेज डैश प्रोजेक्शन से सोहर्स का स्टैगर्ड आता है, फिर हमने एक्लिप्स में कन्वर्ट किया, फिर न्यूमैन्स में और फिर आया या फिशर. अब क्या दिखता है आपको?
Plane of symmetry. सो अगर plane of Mirror symmetry image. है तो इसका जो मिरर इमेज है, अच्छा आप बोलोगे मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब उसको घुमा भी दोगे तो वो सेम ही स्ट्रक्चर हाँ रहेगा। तो सेम आएगा। हाँ इसका मतलब देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस इज डन। तो इसका आंसर था 1। समझा? यस सर। अच्छा फाइनली यहाँ पर एक ट्रिक दिया था मैंने, अगर आपका अल्किन सिस है और उसमें सिन एडिशन होता है तो सेम सेम गिव सेम। सिस मतलब सेम साइड, सिन मतलब एडिशन फ्रॉम द सेम साइड, तो वी विल गेट द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर सेम आइडेंटिकल। तो क्या मिलेगा? मीजो। इसका मतलब ट्रांस में अगर एंटी एडिशन होगा तो क्या मिलता है? मीजो। करेक्ट? यस हेलो सर। हेलो। यस सर। हाँ, Yes, sir. अगर सिस में हमने एंटी एडिशन किया तो इनेंशियोमर्स मिलेगा which will form a racemate, and ट्रांस में सिन एडिशन किया तो इनेंशियो मिलेगा which will be a racemate। चलो एक और क्वेश्चन सोचते हैं हम। अगर सिस अल्कीन दिया है and we have a D2 addition in presence of nickel, what will be the product? अरे D2 is same as H2, मीजो। तो D2 is Meso. same as H2 मतलब ये अपना नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हुआ, और नॉर्मल हाइड्रोजनेशन विल बी अ सिन एडिशन। तो सिस है, सिन है, मिलेगा मीजो। क्लियर? So how do you distinguish what is sin and what is anti-addition? हाँ, अभी इसके भी कुछ नोन रिएक्शंस है मैकेनिज्म वाइज, बट इसका एक समरी आप याद रख सकते हो। सिन में एक तो हमने पढ़ लिया है हाइड्रोजनेशन, पैलेडियम बेरियम सल्फेट वाला, या निकल प्लेटिनम पैलेडियम H2Ni वाला लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। टेल मी व्हाट इज दैट रिएक्शन? Oxidation. It is oxidation with alkaline KMnO4 which is a hydroxylation reaction। Yes यहाँ पे sir. डबल बॉन्ड के आजू बाजू में OH ऐड होता है तो डायोल बनता है, ग्लाइकॉल्स बनता है। And this Yes was a sir. test for the identification of a double bond called, ये लेवल पे ये भी याद नहीं रखोगे मतलब तुम्हारा Glycol. वाट लगाओ। हाँ, Glycol. ग्लाइकॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट? Bayer's test. बेयर्स टेस्ट है ये, ठीक है। और कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के अलावा ऑस्मियम टेट्रोक्साइड जो होता है वो भी आपको हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ही देता है which is a kind of the sin addition। मतलब अगर इन रिएक्शंस में से कोई आता है तो यहाँ पर हमेशा सिन कंसिडर करोगे, एंड बेस्ड ऑन वेदर इट इज अ सिस अल्कीन और अ ट्रांस अल्कीन यू कैन फाइनली फाइंड कि मीजो मिलेगा कि इनेंशियो मिलेगा। और एंटी एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो जो मैंने अभी बताया ब्रोमिनेशन है, और ब्रोमिनेशन के अलावा एक और है that is MCPBA followed by hydrolysis। Now the full form of MCPBA is metachloroperbenzoic acid। metachloroperbenzoic acid जो कि एक पर ऑक्सी एसिड होता है, और वो अल्कीन के साथ रिएक्ट करने पर इपॉक्साइड मिलता है, और इपॉक्साइड को वाटर से तोड़ोगे ना तो डायोल मिलता है। तो ये भी एक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ही है, लेकिन फर्क क्या है? इस केस में जो दो OH ऐड होते हैं दे ऐड फ्रॉम द Opposite ends. समझा? बस ये 5 याद रखो, इट्स मोर देन इनफ। So what about chlorination? क्लोरीनेशन इज सेम, हेलोजनेशन। Oh, so it comes under. ऑल Okay. हेलोजनेशन इज एंटी एडिशन। Okay. Okay. एंड इन चारों को एक सिंपल वे में कभी भूल जाओ तो याद रखने ले कार याद रखो, यानी सिस में एंटी होता है तो रेसमिक मिलता है,
सिस एंटी गिव्स रेसमिक। एक याद रखा तो बाकी लॉजिकल है, याद रख सकते हो, राइट? Yes, sir. सो ये तो डायरेक्ट शॉर्टकट से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था कि सिस है और एंटी एडिशन हो रहा है तो अपने को मिलेगा enantiomers, hence the number of stereoisomers were 2. ट्रांस और एंटी में एक ही मिलेगा, which will be a mesomer. Clear? Yes, sir. अच्छा, देन अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के टोटल आइसोमर्स पूछते हैं, ये डाइब्रोमो कंपाउंड का, सो ये हो गए 2 और एक हो गया मीजो ना, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 3. 3 मिलेंगे, बिकॉज एक आइडेंटिकल हो जाएगा ना। आइडियली 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन 2 कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा ना, Yes, sir. because of the plane of symmetry. So now, if I replace the bromo by chloro over here, bromo by chloro, how many isomers will you get? ब्रोमो की जगह क्लोरो, दोनों नहीं, एक ब्रोमो की जगह क्लोरो। 4. 4, because there is no Pause. Plane of pause. symmetry. Very good. तो सिमेट्री आता है तब हमेशा आपके स्टीरियो आइसोमर्स कम हो जाते हैं। अनसिमेट्रिकल में तो सीधा सीधा 2n लगाना है। Yes, 2 sir. कायरल सेंटर है, 2 4 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर? Yes, sir. Now we come to the calculation of number of stereoisomers for the given compounds. अब यहाँ पर एक सिंपल सा समरी मैंने दिया था, उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ with the questions. When you talk about the stereoisomers, remember we have to count GI and OI, geometrical isomers as well as optical isomers. But the number of stereoisomers doesn't have a single formula, because that depends on whether the molecule is symmetrical or unsymmetrical. So अभी मैंने just ये point को stress किया था कि अगर symmetry होगा तो stereoisomers कम हो जाते हैं, unsymmetrical रहेगा तो फिर आपका सीधा सीधा 2 raised to n. के बराबर है। तो for unsymmetrical molecules, the number of stereoisomers is given by 2 raised to the number of stereo center, and the stereo center can be a geometric center or optical center. Geometric center or optical center. Now look at the first one. With a double bond, I will call this as a GC, geometric center, and with a chiral carbon, I'll call this as optical center. ठीक है? And इस molecule में कोई तरह का symmetry नहीं है, तो the number of stereoisomers will be 2 raised to 2 equal to 4. जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं जहां पर स्टीरियो आइसोमर्स पूछे जाते हैं, एंड द फर्स्ट वन विल हैव 4 आइसोमर्स. नाउ नेक्स्ट वन, यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स ओवर हियर. अब चेक करना है ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं. उसका ना एक सिंपल ट्रिक है. स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशंस एंड मूव टुवर्ड्स द सेंटर. अगर आप टर्मिनल से सेंटर की तरफ आते हो और सारे ग्रुप सेम मिलते हैं तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा. तो फ्रॉम मिथाइल एंड मिथाइल, व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट वन, आई हैव CH CH. When I move to the next one, I have again CH and CH. So what can you comment? Is there a symmetry? Yes, Yes. sir. Yes. तो अगर सिमेट्री है तो फिर स्टीरियो आइसोमर्स 2 raised to n के बराबर नहीं होंगे. नहीं होगा. वो होगा 2 raised to n minus -1, 2. नहीं, 2 raised 2 to raised n to by 2 minus 1. क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स है ना वो इवन है, और इवन स्टीरियो सेंटर्स और सिमेट्रिकल होगा ना, इवन और सिमेट्रिकल, तो आप 2 raised to n में से क्या माइनस करते हो वो याद रखना है. क्यों? क्योंकि कम हो रहा है. कितना कम हो रहा है? 2 raised to n by 2 minus 1. ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला दिया. अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 square 4 minus 2 raised to 0 that is 1 gives you the answer as 3. ठीक है.
नाउ वर्सेस एक और सिमिलर एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल में मिथाइल नहीं है। क्या बोल सकते हो इसके लिए? नॉन सिमेट्रिकल। बस, तो अगर नॉन सिमेट्रिकल है तो दिमाग लगाना ही नहीं है। 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2:2 इक्वल टू 4 के बराबर। समझता ही है? बोलते जाओ जल्दी। Yes, sir. नेक्स्ट में सिमेट्रिकल। Symmetrical. सिमेट्रिकल है। ये तो ब्रोमो ब्रोमो वाला ही एग्जांपल हो गया ना। हाँ सर। 3। सिमेट्रिकल है तो 3 तो आ रहा था, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो भी 3 आएगा। तो दिस इज अ केस ऑफ इवन एंड सिमेट्रिकल वाला केस। नेक्स्ट, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री Unsymmetrical. नहीं है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2:2 4। इक्वल टू 4 के बराबर। नेक्स्ट, आते जाओ अंदर अंदर। सिमेट्री दिख रहा है क्या? अरे स्टार्टिंग विद दिस CH3 एंड CH3, नेक्स्ट में CH वापस यहाँ CH, यहाँ CH, फिर CH, क्या बोलोगे? Symmetrical. सिमेट्रिकल है। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ Odd. स्टीरियो सेंटर ऑड है, तो इट इज अ केस ऑफ ऑड एंड सिमेट्रिकल, राइट? यस Yes, सर। sir. तो ऑड एंड सिमेट्रिकल में आपको मिडल वाले स्टीरियो सेंटर को देखना होता है। ऑड में मिडल वाला स्टीरियो सेंटर, अगर वो GC है, ज्योमेट्रिक सेंटर, तो स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 2n-1/2, 2n - 1 द होल ओवर 2। एंड अगर बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर होता है तो 2n-1। ये सब फॉर्मूलाज मैंने दिया है वॉल्यूम 5 में। तो इस केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी 2⁻³ माइनस 2⁻1, दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर? Yes, sir. यस। और नेक्स्ट में भी सिमेट्री आएगा, तो इट इज ऑड एंड सिमेट्रिकल, बट द मिडल वन Is इज अ optical center. Optical. So it will be 4. so the stereoisomers would be 2⁻³ minus 1, that is equal to 4. क्लियर? Yes, sir. यस सर। अप टू 2 स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स भी आ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा होगा तो खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। So that covers your entire stereoisomers का cases with the formulas to find the number of stereoisomers with GC and OC concept. Then compare the energies of various conformations of N-butane. N-butane के कौन-कौन से conformations possible है? Staggered, eclipsed. Staggered, eclipsed. 60 डिग्री पे कौन सा conformation आता like है? at, yeah, 60 degree. कौन सा आता है नाम? गॉच। 60 डिग्री पे गॉच आएगा और Yes, sir. 120 डिग्री पे ना पार्शियल एक्लिप्स आएगा। हेलो, Yes sir. तो ये है अपना CH3 with CH2 and CH3. This is the Newman's projection for N-butane, and what I've drawn is the NT or the staggered conformation. ठीक है? Yes sir. अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कॉन्फॉर्मेशन में होती है? Which is less stable. एंड द लीस्ट स्टेबल इज Eclipsed. एक्लिप्स्ड। मैंने एनर्जीज कंपेयर करने बोला है, स्टेबिलिटी नहीं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सो एक्लिप्स्ड विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी फॉलोड बाय Partially eclipsed. partial eclipsed conformation, which will be more stable, having more energy than Gosh. gauge, and then the least Staggered. energy will be for NT. Clear? Yes sir. तो एक्लिप्स कौन कौन से एंगल पे आ सकता है?
एक्लिप्स्ड कौन कौन से एंगल पे आ सकता है? एक्लिप्स मतलब दोनों एक लाइन में हो जाता है। देखा है कभी एक्लिप्स? 0 degree and 180. 180 तो ऑपोजिट हो जाएगा ना बच्चा। 360. हाँ नहीं, 180 360 में फर्क है ना, बहुत इजीली बोल हाँ. दिया। Yes, sir. 0 and 360, NT comes at 180, गॉज जो है वो 60 और 300 पे आएगा, और ये जो है 120 एंड 240 पे आता है। इसके पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है which you can go through. अब next is a very interesting question. Which conformation of aminofluoride is most stable? Now अगर conformation most stable पूछा तो आपके मन में सीधा आएगा NT, जिसमें NH2 इधर होगा और F इधर होगा, बराबर। लेकिन इस केस में जहां पर ग्रुप्स अमाइनो और फ्लोराइड जैसे है, उस केस में द गॉच कॉन्फॉर्मेशन बिकम्स मोस्ट स्टेबल। द रीजन इज Maximum distance between the groups. नहीं कुछ होता है। Hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding is the reason. So the gauge conformation over here is most stable because of intramolecular H bonding, correct? ठीक है। Yes, so the sir. answer for this would be gauge and not NT. ध्यान रखना, जब भी दो ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे OH भी आ सकता है, NH2F, किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, remember the gauge would be most stable. Fine. Yes, sir. Yes, sir. And the last one, conformations of cyclohexane. तो cyclohexane 4 अलग कॉन्फॉर्मेशन में आता है। ये है चेयर कॉन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। दिस इज द चेयर कॉन्फॉर्मेशन। उसके बाद हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन, जिसमें 3 ग्रुप्स जो है वो होंगे 120 डिग्री पे। फिर आता है बोट कॉन्फॉर्मेशन, बोट के जैसा दिख रहा है। उसके बाद है ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। ये 4 कॉन्फॉर्मेशंस हो गए। अब इफ यू लुक एट द एनर्जी डायग्राम, the chair conformations are at the minimum energy level, Most stability. and the B wala is at the max energy level, meaning half chair. तो अगर हम stability of conformation की बात करें तो what would be the order? Quickly tell me. Chair, Chair, twist, then twist, boat, half chair. boat, and then half chair. चेयर के बाद क्या आ रहा है? C आ रहा है ना, और C के हाँ, बाद twist ना। B आ रहा है, Yes, sir. और हाँ, फिर yes, B sir. आ रहा है। तो क्या बोला आपने? Twist, then Chair, boat, twist, and then boat, half chair. chair. चेयर, ट्विस्ट, बोट एंड हाफ चेयर। हाफ चेयर समझता है सबसे अनस्टेबल रहेगा, चेयर हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। बीच वाला ऑर्डर को याद रखना है टीबी के फॉर्म में। हो गया याद? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अब इस टीबी में ना 2 और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो बोट वाला कॉन्फॉर्मेशन है उसमें द H हाइड्रोजन एटम्स कम इन द सेम लाइन, मतलब जो बोट है वही आपका एक्लिप्स्ड भी है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन्स के बीच में जब रिपल्शंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन। जो स्टेरिक रिपल्शन है उन्हीं को एक नाम दिया है फ्लैग पोल इंटरेक्शन। और जो ट्विस्ट है ना इन द साइक्लोहेक्सेन, इट इज काइरल। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हिच कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज काइरल? ट्विस्ट। व्हिच कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज एक्लिप्स्ड? बोट। Which is most stable, which is least stable, and the stability order. Here, bolo. Yes, sir. So that covers the first series of the organic chemistry. Yes.